नमस्कार जोहार दोस्तों। आज मैं फिर से ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 यानी कि कल जो 1 से 31 तक का जो क्वेश्चन बताए थे उसके बाद जो है 32 से लेकर 61 तक प्रश्न संख्या जो है उसको मैं बताना जा रहा हूं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है और झारखंड सहायक आचार्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कहता है कि भारत में जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि हुई थी। यहाँ गलती लिखा गया है थोड़ा सा, मतलब जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि कब हुई थी। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 1911 से लेकर 1921 तक के जो दशक थे उसमें जनसंख्या वृद्धि दर में नकारात्मक वृद्धि हुई थी, मतलब कम तेजी से वृद्धि हुई थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कि भारत, एक मिनट, हाँ ठीक, थोड़ा छोटा कर लिया। भारत में कौन सा राज्य कॉफी यानी कि कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो कॉफी का उत्पादन में अग्रणी राज्य है, सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कर्नाटक में कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन हो जाता है। यहीं अगर चाय का पूछा जाए कि अगर चाय का पूछ दे, चाय का सबसे बड़ा, तो चाय में सबसे पहले कौन आता है। असम 1 नंबर में आएगा। 2 नंबर में पश्चिम बंगाल आता है ना। यानी पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग स्थान है वहाँ चाय बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है और असम में चाय का अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। ऐसे केरल में भी कम होता है, कर्नाटक में भी होता है, लेकिन कम मात्रा में उस सबको नहीं रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में नगरीय बस्ती के लिए एक निकष है, मतलब नगरीय बस्ती जो होते हैं उसके लिए कितना जनसंख्या होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ ये पूछा गया है कि अगर नगर बनाएंगे उसके लिए न्यूनतम जनसंख्या कितना होना चाहिए, उससे अधिक जनसंख्या होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग 4 ऑप्शन देखते हैं। एक है कि 5000 या उससे अधिक होना चाहिए या अधिक होना चाहिए, 3000 या अधिक होना चाहिए, 4000 या अधिक होना चाहिए, या 7500 या अधिक होना चाहिए, यानी इससे अधिक होना चाहिए। तो यहाँ सबसे सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 5000 या 5000 से अधिक जनसंख्या जिस नगर में होते हैं उसे नगरीय बस्ती की श्रेणी में रखा गया है या नगरीय बस्ती कहते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। डेट्राइट डैश के लिए प्रसिद्ध है। डेट्राइट जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब स्वचालित वाहन उद्योग के लिए है। ये डेट्राइट कहाँ है, तो ये USA में है। कहाँ है, USA में है। और ये मोटर गाड़ी, इनकी मोटर गाड़ी स्वचालित मतलब क्या होगा, मोटर गाड़ी के लिए ही प्रसिद्ध है, निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। और विश्व में सबसे अधिक मोटर गाड़ियाँ जो बनती है ना, ये यहीं पर बनती है। अमेरिका में 3 बड़ी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है 3 बड़ी ऑटोमोबाइल उत्पादक करने वाले कंपनियां जनरल मोटर्स, फोर्ड और किसलर जो है बड़ी कारखानों में इसी नगर में है। चलिए ये स्वचालित वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली का CBD, नई दिल्ली का जो CBD है वह इनमें से कौन सा है? नई दिल्ली में जो है CBD किसको कहा जाता है? तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ये कोणार्क प्लेस को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 4, कोणार्क प्लेस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत को डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ये हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोपरनिकस ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे आर्केटिक वृत्त कहा जाता है? मतलब किसको जो है आर्केटिक वृत्त कहा जाता है? यहाँ देखते हैं कि ये 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा, यानी कि 66.5 डिग्री उत्तर को आर्केटिक वृत्त कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अपने ही स्थान पर सेलों की विघटन और अपघटन की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसमें से 4 ऑप्शन देख रहे होंगे आप लोग, तो इसका सही जवाब क्या होगा ये पता करना है। तो यहाँ 4 ऑप्शन देखिए, क्या पहला है? अपक्षय, अपरदन, भूखलन और साधारण भूखलन। ये चारों में से सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अपक्षय कहते हैं। ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये जो होता है अपक्षय कहलाता है। किसमें? सेल जब अपने ही स्थान पर विघटन और अवघटन होता है तो यह प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये प्रक्रिया जो इसको कहते हैं अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं। कनिकामय विघटन, कनिकामय जो विघटन है डैश का एक उदाहरण है। मतलब इन 4 ऑप्शनों में से किसका एक उदाहरण है? पहला देखते हैं, पहला क्या है? ये आंतरिक अपक्षय है, दूसरा है रासायनिक अपक्षय है, तीसरा है पादप अपक्षय है और चौथा कहता है कि इनमें से कोई नहीं है। तो क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि आंतरिक अपक्षय जो है कनिकामय विघटन का एक उदाहरण है, आंतरिक अपक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मध्य कपासी डैश का एक उदाहरण है। मध्य कपासी जो है वह किसका, इन 4 ऑप्शन में से किसका एक उदाहरण है? निम्न मेघ का है, मध्य मेघ का है, उच्च मेघ का है, या इनमें से किसी का नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देख रहे हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है मध्य मेघ का एक उदाहरण है, मध्य कपासी। इसको याद रखना है, यह मध्य जो लिखा है मध्य कपासी और दूसरा मध्य मेघ। आगे देखते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है डैश पर आधारित है ना? कोपेन का जो जलवायु है वह किस पर आधारित, किस प्रकार आधारित है, इसको देखना है। कोपेन का जलवायु, यहाँ देखिए पहला क्या है कि जलवायु दशाएं पर आधारित है, वर्षा और तापमान पर आधारित है, वनस्पति मंडल पर आधारित है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 जो है वह सही हो जाएगा कि कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वह वर्षा और तापमान पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते क्या है कि एक संक्रमण क्षेत्र पादप समुदाय प्राकृतिक रूप से एक दूसरे में मिलती है, डैश कहलाती है।
क्या कहलाती है, थोड़ा देखते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ है। क्या है? संक्रमिका, पारिस्थितिकी तंत्र, पल्लवक जलजीव या तारणक जीव। 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 में से कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इसको देखना है। तो यहाँ क्या देखते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, संक्रमिका कहलाता है, संक्रमिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परवाल भित्तियां डैश की, यहाँ उल्टा थोड़ा सा हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है कि ये प्रवाल भित्तियां जो है डैश की बनी होती है, की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है? प्रवाल भित्तियां जो होती है वह किसकी बनी होती है? तो ये ऑप्शन नंबर ए जो होता है वह सही है, कोरल प्लाज्म का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हेमोसेपियन से संबंधित है? ये क्या है? शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है और स्वपोषी है। तो इसमें क्या देखते हैं कि जो हेमोसेपियंस है यह सर्वाहारी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सर्वाहारी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एर्डकुंडे पुस्तक, एर्डकुंडे जो है कुंडे एर्डकुंडे पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई है? किसकी द्वारा लिखी गई है? हेम्बोल्ट के, रिटर के, रेडजेल के, विडाल डाल वल्चो के द्वारा। देखते हैं किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रिटर के द्वारा लिखा गया है। इसका पूरा नाम है कार्ल रिटर। क्या नाम है? कार्ल रिटर। और ये जर्मनी भूगोलविदा थे, ये जर्मन का ही भूगोल के लिखने वाले थे, भूगोल के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे प्रियम की संकल्पना डैश द्वारा विकसित की गई है? ये लिब्रे प्रियम की जो संकल्पना है किसके द्वारा विकसित की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 नंबर, रेडजेल के द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? कौन सी नहर जो है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, पनामा नहर। कौन सा नहर? पनामा जो नहर है वह प्रशांत महासागर को जोड़ देता है। किसमें? प्रशांत महासागर को जोड़ देता है अटलांटिक के महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या के सिद्धांतों पर एक निबंध डैश द्वारा लिखा गया, यानी कि जनसंख्या के सिद्धांत का जो के ऊपर जो निबंध लिखा गया था वह किसके द्वारा लिखा गया था? तो यहाँ हम देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माल्थस के द्वारा लिखा गया था। माल्थस के द्वारा लिखा गया था जनसंख्या के सिद्धांत पर निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन देश है? कौन सा ऐसा देश है जहाँ विश्व में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ब्राजील में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी कश्मीर घाटी से बहती है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? कौन सी नदी जो है कश्मीर घाटी से बहती है? तो यहाँ 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे।
4 में से पहला जो आंसर है वो सही है। झेलम नदी कश्मीर घाटी से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रांस के ऊपर अल्प्स से रोन घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर बहने वाली पवन कहलाती है। ये जो फ्रांस के ऊपर अल्प्स से घाटी से और भूमध्य सागर की ओर बहने वाली जो पवन है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर 4। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। क्या कहते हैं? मिस्ट्रॉल कहते हैं। मिस्ट्रॉल कहा जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्क्रीन पर है कि मध्य प्रशांत महासागर में गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सामान्यतः डैश का अनुसरण करते हैं। ये जो मध्य प्रशांत महासागर में जो रेखा गुजरता है इसको क्या कहते हैं? तो ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एक अंतर्जनित बल नहीं है? कौन सा एक जो है अंतर्जनित बल कहता है नहीं है? यहाँ क्या सवाल कर रहा है? नहीं का बात आ रहा है। क्या बात आ रहा है? नहीं का। ध्यान देना है, इसी सब में गलती होता है। नहीं का बात हो रहा है। तो जब नहीं का बात हो रहा है तो देखते क्या है? तनाव है ना, तनाव। तो ये अंतर्जनित बल है। संपीड़न ये भी अंतर्जनित बल है। वर्षण ये भी अंतर्जनित बल है। लेकिन अपरदन क्या होता है? ये अंतर्जनित नहीं है बल्कि ये बाह्यजनित बल है। ये अपरदन होता है बाहर, जैसे मिट्टी का कटाव वगैरह जो होता है, टूटना फूटना होता है। इसलिए ये जो है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला और ठोस हो जाने वाला मैग्मा कहलाता है। देखिए ये मैग्मा चैप्टर से है, यानी कि ज्वालामुखी चैप्टर से है। तो इसको क्या कहते हैं? जो ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला होने पर जो ठोस हो जाने वाला मैग्मा होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर 1 डाइक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाइक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जब उष्ण और हल्की वायु ठंडे और अधिक गहरी वायु के विरुद्ध चलती है तो पूर्वोत्तरी दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। एक वर्ताग्र डैश कहलाता है। ये जो वर्ताग्र है ये क्या कहलाता है? तो यहाँ ऑप्शन 4 दिख रहा होगा। 4 में से कौन सा आंसर होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 उष्ण वर्ताग्र कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते क्या लिखा है कि ध्रुवीय वर्ताग्र सिद्धांत डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया है। जो ध्रुवीय वर्ताग्र सिद्धांत है वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो यहाँ 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है वह सही है। वी जर्कनेस के द्वारा ध्रुवीय वर्तागत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रकाश क्षेत्र की गहराई डैश के बीच है। मतलब प्रकाश क्षेत्र जो है उसकी गहराई कितने के बीच है? तो यहाँ ऑप्शन आपको 4 दिख रहा होगा। अच्छा 3 दिख रहा है तो इसको एक दिखा देते हैं। या देखिए 4 ऑप्शन दिख रहा है तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 200 मीटर तक की जो है गहराई के बीच में प्रकाश क्षेत्र दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्यूरेशियो धारा डैश में देखी जाती है। मतलब क्यूरेशियो धारा जो है वह किस में देखी जाती है? तो ये प्रशांत महासागर में देखी जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण नहीं है। तो यहाँ जैव निम्नीकरण नहीं है का बात कर रहा है कि कौन सा ऐसा है जिसमें जैव निम्नीकरण नहीं है। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं जैसे कि जीव है, पादप है, प्लास्टिक पदार्थ है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जैव निम्नीकरण का नहीं है तो क्या हो, प्लास्टिक पदार्थ, ऑप्शन नंबर 3। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आसन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य एक सीमा संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। ये क्या कहलाता है, तो इसका सबसे सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए, इकोटोन कहलाता है। क्या कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। तो पहला जो 1 से 60 तक 2 वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, देखते तो ज़रूर हैं लेकिन लाइक बटन दबाने में पता नहीं क्या हो जाता है। प्लीज़ लाइक तो ज़रूर करें और शेयर ज़रूर कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें वीडियो अच्छा लगे तो। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।